ये वापस रिकॉर्डिंग किया मैंने ताकि अपन को हाइड्रोकार्बन का अलग रिकॉर्डिंग मिले। मुझे लगता है अपन को बंद ही कर देना था एक बार। अच्छा देखो, अब अपन को क्या करना है ना, पहले अपन एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, और जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं आयुर्वेद नेमिंग वगैरह। फिर अपन एक डाउट क्लास लगाएंगे तो उसमें आप आयुर्वेद नेमिंग वगैरह फिर पूछ सकते हैं। जनरल फॉर्मूला वगैरह आयुर्वेद नेमिंग वगैरह बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। अपन पहले एल्केन्स को पढ़ेंगे। स्टेट बोर्ड में भी ऐसे ही बता गिवन है अपन को कि पहले एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइंस पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा भी वैसे एल्केन्स। इसमें पहले अपन को जैसे एल्केन होता है, इट हैज ऑल स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स मतलब एल्केन में कोई अनसैचुरेशन नहीं होता ना, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी काफी कम होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रिएक्टिव कम होगा, सो दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज सिग्मा बॉन्ड आर मोर स्टेबल, पाई बॉन्ड तो कम स्टेबल होता है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर। अपन कहेंगे देखो, अपन को बिल्कुल क्लियरली पता है, ऑलवेज फॉलो लॉन्गेस्ट चेन। चेन ये अपन ने लिखा हुआ है, और अगर लॉन्गेस्ट चेन एक जैसा आ रहा है, एक से ज्यादा में अपन को सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मेन चेन होता है। तो फिर मैं वो नहीं लिख रहा, लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है। और चेक more number of substituent if chain is have same carbon, number of substituent if more than one chain has same number of carbon, more than one chain has same number of carbon। तो ठीक है, अपन ऐसे कर ले, कोई बात नहीं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लेंगे। एक आध एग्जांपल लिख लो मेरे पास ऐसे। बताओ इसका आयुर्वेद नेम क्या होगा, इसका वर्ड रूट क्या होगा ये बताओ। तो कितने कार्बन है वर्ड रूट में? 6। 1 2 3 4 5 ही है। C2H5 लेंगे हम लोग, इथेन को अंदर ले लेंगे। इसको एक्सपैंड करो, मतलब ऐसे लिखो। यस ठीक है, तो फिर अपन ऐसे लिखो, फिर बाकी नाम लिखना अपन को आता है। अच्छा मेरे पास ऐसे लिखा है, और मेरे पास ऐसे लिखा है, और मेरे पास ऐसे लिखा है। अब बताओ बोलो। सर 7। नंबरिंग कर दूं ऐसे? सर वो ऊपर वाले से आएगा ना? यस ऊपर वाले से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आएंगे। मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। स्टेप शेप जैसा। मतलब ऐसे, यस सर। तो सब्स्टिट्यूट एक जैसा, मतलब वहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर से भी 7 आ रहे थे, इधर से भी 7, तो तुमने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दिया ना? यस सर। चलो भाई ठीक है, तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन सबको आयुर्वेद नेमिंग आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आयुर्वेद नेमिंग मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आईयूपीएससी नेम आप अपने आप लिख सकते हो, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मुझे प्रिपरेशन बताने की। वैसे आइसोमरिज्म में नंबर ऑफ आइसोमर लिखना अपन को आता है,
वो अपन ने एल्केन वगैरह के नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखे, तो थोड़ा बहुत तो लिखना अपन को आता है अच्छे से। जैसे अगर मान लो मुझे ऐसे लिखना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ, मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा हूं, मुझे गिवन है C6H14, कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 5। तो अब ये करें कि सर मतलब C3 में 1 बनता है, C4 में 2 बनता है, और C5 में 3 बनते हैं, और C6 में 5 बनता है। फॉर एल्केन्स तो लिखा ही था ना। यस। ठीक, तो आंसर अपना 5 हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो, मैं बना के दिखा सकता हूँ। आंसर इज 5। क्लास में बनाया हुआ नहीं, तुम बोलो तो फिर से बना, मुझे कोई बात नहीं। तो फिर अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब प्रिपरेशन का मतलब है कि हमें ना सैचुरेटेड, वी हैव टू फॉर्म, हैव टू प्रिपेयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक बात का ध्यान रखना, जब अपन से कोई सैचुरेटेड हाइड्रो, जब अपन से हाइड्रोकार्बन बोलता है ना, तो इसका मतलब है कि देख भाई, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है बट नॉट हाइड्रोकार्बन। वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, सर हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है उसमें। तो है ही यार, मतलब ठीक है, इसलिए तो अलग अलग लिखा अपन ने। तो अगर कोई दूसरा आइटम प्रेजेंट है तो अपन बता देंगे कि वो हाइड्रोकार्बन है, CL, Br कुछ भी आ जाए, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन बट pyridine इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। ये pyridine होता है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है, उसमें हेटेरोएटम। मतलब दूसरा कोई भी एटम लिख लो आप, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर बेंजीन के अलावा ऐसे भी लिखोगे ना, क्लोरोबेंजीन, तो भी मैं कहूंगा इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन, उसमें क्लोरीन भी है। तो प्रिपरेशन में अपन कहेंगे देखो सर, अगर अपन को ये प्रिपेयर करना है ना, कोई भी सैचुरेटेड बनाना है, तो अपन कहेंगे ऐसे करते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें अनसैचुरेशन और सैचुरेशन बना देंगे। मतलब ऐसे लिखो, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, कैटलिस्ट ले लेते हैं, Ni या फिर प्लैटिनम या फिर प्लैटियम, इसको अपन कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन। तो इसको कहते हैं अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कि भाई किसी में डबल बॉन्ड रिड्यूस कर देते हैं, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ऐसे भी हो सकता है, कोई भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकता है, मतलब ऐसे भी कर सकता है। तो मेरे पास इसकी जगह मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो एक बॉन्ड के लिए अपन को 2 हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड हटाऊंगा तो एक अनसैचुरेशन में 2 हाइड्रोजन रहते हैं ना। तो अपन ने क्या किया, एक बॉन्ड तोड़ा पाई बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो, और क्या कैटलिस्ट तो यही है, निकल कैटलिस्ट। तो फिर बना दो, तो इधर CH3 था,
दो हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो गए और दो हाइड्रोजन इधर ऐड हो गए। लो भाई, दो पाई बॉन्ड थे, चार हाइड्रोजन ऐड कर दिए तुमने, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लो आप। ये तो गैसेस होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं। तो जब फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट और इनका स्टेट अलग अलग होता है ना, तो अपन कहते हैं दिस इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे हेट्रोजीनियस रिएक्शन पढ़े ना हमने, फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो जो इनका फिजिकल स्टेट है, अगर इसका फिजिकल स्टेट अलग है तो अपन कहेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। So that is called heterogeneous catalyst, and the process is called hydrogenation. तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में अपन कहते हैं, अब ना जैसे अपन ने रिएक्शन लिखना तो आपको वर्ड्स में आना चाहिए लिखना। सब ऐसे लिखेंगे, when unsaturated hydrocarbon, ऐसे स्कूल में तो लिखना नहीं अपन को, सीधे तो पता होना चाहिए, बट एक बार लिख देता हूं कि भाई ठीक है, आप रिएक्शन लिखोगे तो हमें कैसे लिखना है रिएक्शन को। सो when unsaturated hydrocarbons alkenes or alkynes are reacted with hydrogen present on finally divided, मतलब पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म। Catalyst such as nickel, platinum or palladium, then this is called hydrogenation. इसका अपन हाइड्रोजनेशन, तो अपन ने लिखा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो ये मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि अगर सब्जेक्टिव हुआ तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो जैसे ओमनिकॉन मुझे लग रहा है कि मतलब मिड ऑफ फेब में धूम मचाने वाला है, मिड ऑफ फेब नहीं, मिड ऑफ जनवरी में मुझे ऐसा लग रहा है वो धूम मचाने वाला है ना। तो पता नहीं अपन को, बट वी हैव टू रेडी फॉर द सब्जेक्टिव। तो अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो मतलब इसमें कैटलिस्ट नहीं है तो भी रिएक्शन का एडिशन हो सकता है, लेकिन अपन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल यही होता है कि टेम्परेचर कंडीशंस को काफी माइल्ड बनाते हैं, ठीक है। अब अपन दूसरा लिखते हैं, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कभी कभी अपन को ऐसे लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड CH और इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो अपन कहेंगे एक डबल बॉन्ड है, निकल कैटलिस्ट ले लेता हूं, सॉलिड है, और इसको इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, आइसोपेंटेन बन गया या 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अपन को क्या पूछ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, अपन से कहा गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी करते जाएंगे कि सर ठीक है ये तो आपने बता दिया डायरेक्टली मैं कर लूंगा, इसमें कोई अजीब टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, आएंगे तो बता दो आप। तो अपन कहेंगे देखते वैसे तो जैसे अपन लिख रहे हैं वैसे क्वेश्चन आएगा। मुझे कहा गया हाउ मेनी एल्कीन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
C5H12 can form आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन भी लिख सकते हैं वो, और अपन को ऐसे भी बोल सकते हैं 2 methyl butane। मिथाइल ब्यूटेन on catalytic hydrogenation। ऐसे तो अपन को आंसर लिखना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे पता क्या, अपन कहेंगे ठीक है, आपको बनाना क्या है ये बताओ। हाइड्रोजन ही तो ऐड हुआ, और क्या। तो अपन कहेंगे आप कह रहे हो कि कितने एल्कीन्स हैं जो ये बना सकते हैं, जिससे कि अपन ये बना सकते हैं। कितने एल्कीन है जो अपन को ये दे सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अब मुझे वहां दिख रहा है 3 बनेंगे, इसलिए मैंने 3 एरोज बना ये काफी इजी होता है, जब जो अपन पढ़ते हैं ना क्लास में, उससे ये काफी इजी होता है। तो अब मैंने 3 बना ही दिए, मतलब ऐसे ना। अब ऐसे बनाना था तो मैं क्या करता हूँ, देख मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार देख बनना तो ये है ना हाइड्रोजनेशन से, मतलब एक तो मैं ऐसे बना दूंगा, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ऐसे बना लेता हूँ। इसका रिडक्शन करोगे यही बनेगा, इसका रिडक्शन करोगे तब भी यही बनेगा, इसका रिडक्शन करोगे तब भी यही बनेगा। तो मुझे बनाना क्या था उससे चेक कर लिया मैंने, भाई मैं ऐसे नहीं बना सकता ना। मैं कहूंगा नहीं नहीं अपन तो, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, तुम बताओ क्या कर लोगे। हम कहेंगे भैया ऐसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे बना सकते हो, इसके रिडक्शन से ये नहीं बन सकता ना। भाई जब आपने दे दिया कि आइसोपेंटेन बनना है, तो आपको वर्ड रूट तो यही रखना पड़ेगा ना आइसोपेंटेन की। अब इस वर्ड रूट में आप बना लो। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार डबल बॉन्ड यहां बना लिया, एक बार यहां बना लिया, एक बार यहां बना लिया, एक बार यहां बना देता हूं। तो चलो बना देता हूं। तो अपन कहेंगे सर ऐसे बनाओगे तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये 1 2 3 4 है, और इसका ये पैक नेम लिखूंगा तो भी 1 2 3 4 है। अपन कंपाउंड को उसके स्ट्रक्चर से नहीं पहचानते। किससे पहचानते हैं, नहीं पहचानते। सब ने तो हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब ही हाइड्रोजन का एडिशन। तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया आपने, पाई बॉन्ड हटाया, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये तो एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ कितने एल्कीन होंगे ऐसे, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे कि चाहिए क्या है, उसके बाद अपन एल्कीन की बात करेंगे। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और अपन को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब दूसरा अपन मेथड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो मैं इसको हटा देता हूं, फिर अपन दूसरा मेथड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। लिख लो लिख लो।
हाँ यार, आंसर तो लिखा ही नहीं। सर वीडियो जूम हो गया है। कोई बात नहीं, अपन उसको जूम इन कर देंगे। ये लो, आंसर आंसर लिख दिया मैंने। तो इसका आंसर अपने पास आएगा किसी एक को काम करना पड़ेगा देर से ही। सर अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर को भी ऐड कर दे इसमें तो फिर वो और एक हो जाएगा ना। ट्रिपल बॉन्ड कैसे करेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो दे रखा है अपन को, इसमें डी बताओ, बोलो। इसमें डी तो 1 है ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो डी तो 2 चाहिए। इसमें आंसर 3, तो अपन ऐसे बता देंगे। चल अपन इसको ना फ्रॉम एल्काइल एलाइड्स लिख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन भी लिखूंगा उसमें, फ्रॉम एल्काइल एलाइड्स। तो एल्काइल एलाइड में एक अपन वुड्स रिएक्शन लिखता है। वुड्स रिएक्शन में अपन को क्या करना होता है, अपन को 2 एल्काइल एलाइड लेते हैं और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अपन को एल्केन मिलेगा और ट्वाइस ऑफ NaOH मिलेगा। ये एल्केन, ये एल्काइल एलाइड है और ये तो सोडियम मेटल है, बताने की जरूरत है। ठीक है, सर ये वार्ड 2 रिएक्शन लिखा है, अरे भगवान ऐसे लिखा तो है यार। इट इज अ वुड्स रिएक्शन। अरे स्कूल में हाइड्रोकार्बन पढ़ाया होगा ना? नहीं पढ़ाया अब तक, तो अपन पढ़ लेते हैं। अच्छा देख, पहले ना अपन इसके पार्ट्स लिख लेते हैं थोड़े से, ठीक है ना? पहले थोड़े हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सबसे होता है। अब पहली बार पढ़ रहे हैं अपन को क्या पता, वो अपने नाम पे हंसते होंगे, है ना? रुक जा, सारी चीजें आराम से बता रहा हूं। ये RX क्या, इसको भी RX कर दो, एक्स इज हेलोजन, RX is alkyl halides। R आपको पता है, and X ClBr। Ether is a good solvent to dissolve alkyl halides। और ड्राई इसलिए क्योंकि सोडियम है, राइट? ड्राई इसलिए क्योंकि सोडियम है, ड्राई बिकॉज सोडियम तो मॉइस्चर से भी रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव होता है ना। ड्राई बिकॉज सोडियम कैन रिएक्ट विथ इवन विथ मॉइस्चर, ठीक है? तो ड्राई। अब एक इक्वेशन लिख लेता हूं, एक एग्जांपल लिख लेता हूं, एक एल्काइल ग्रुप लिख लेते हैं। तो अपने पास ये एल्काइल मैंने एक ऐसे लिख लिया, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इसको अपन सोडियम एटम से लिखते हैं, इसको 2 मोल्स ले,
मैंने 2 मोल्स ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं। 2 मोल सोडियम है, ड्राई ईथर लिखते हैं, 2 क्लोरीन इसको दे देते हैं, सो ट्वाइस ऑफ NaCl बन गया, और बचा क्या अपने पास? 2 एल्काइल ग्रुप, जोड़ दो उनको आपस में, एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया। 2 थे एल्काइल हैलाइड्स, एक इधर आ गया, उससे ये दूसरा भी जुड़ गया, तो इसका मतलब है जितने कार्बन इसमें होंगे उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन में होंगे। यही होता है कुछ रिएक्शन, जितने कार्बन इसमें होंगे उसका डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें होंगे। ये लगाएंगे वो रिएक्शन। तो यहां पर जितने कार्बन इसमें है उतने ही कार्बन इसमें होंगे, तो वो डबल नंबर हो जाते हैं जब अपन इसको रिएक्ट करते हैं। तो अपन ने एल्काइल हैलाइड मतलब ऐसे आर ग्रुप होता ना ये। अब पता क्या होगा, तुम लोग मतलब जिन्होंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो मिस किया होगा ना लेक्चर्स, तो वो उनको मतलब लगेगा अल्काइल हैलाइड क्या है, आर ग्रुप क्या होता है, उन्हीं को लगेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ क्या होता है अल्काइल को। एन से मिथाइल इथाइल वो सब बताया मैंने क्लास में। इसलिए कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अब मिस नहीं किया करो लेक्चर। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर मिस किए वो गया फिर उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर परेशानी। अब यहाँ ज्यादा मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या होगा है ना, द रिएक्शन टेक प्लेस by forming CH3CH2 रेडिकल, मतलब एल्काइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल, रेडिकल अपन ने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट से, रेडिकल एज इंटरमीडिएट, वो एल्काइल रेडिकल बनते हैं तो ये अनस्टेबल होंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। Thus, 2 radical reacts to form a molecule, 2 रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन जो होता है वो इसका रेडिकल बनाता है, पहले इसका जहां Cl है वहीं पर रेडिकल बना दो, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आप दोनों से बॉन्ड बना दो, इसलिए वो डबल बन जाता है, इसलिए वो डबल बन जाता है। सो वी गेट द प्रोडक्ट। सो रिएक्शन जो होता है वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अपन ऐसे बोलते हैं कि रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा मैकेनिज्म इसलिए नहीं बताऊंगा कि रेडिकल मैकेनिज्म मैं काफी पहले ही सिखाता हूं, तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे रेडिकल मैकेनिज्म कब करना है, कैसे करना है। इसमें अपन को ये पता है कि आप अगर एल्काइल हैलाइड 2 मोल ले लो, इसमें अलग अलग ग्रुप नहीं ले सकते आप। जो अगर यहां पर आपने C2H5 लिया है तो यहां ही C2H5 लेना पड़ेगा, अब 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। 2 रिएक्शन में 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है 2 के बाद? तो इथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है 2 के बाद, दिस इज इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl2। क्या पूछ रहे हो? तो रिएक्ट intermediate, thus 2 free radical react, free radical react to form a product, 2 free radical react to form a product, ये 2 free radical आपस में रिएक्ट करेंगे टू गेट द प्रोडक्ट। बिल्कुल 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 नोट में सेंटेंस में वैसे था, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो एक तरीके से मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया कि इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरा अपन लिखेंगे इसमें, एक तो ये नोट हो गया, दूसरा अपन कहेंगे भाई देखो, वी कैनॉट टेक
डिफरेंट एल्काइल एलिमेंट्स, अपन डिफरेंट एल्काइल एलिमेंट्स ले सकते हैं, बिकॉज ऑन रिएक्शन we get mixture of alkanes, mixture of alkane। तो अपन कहेंगे ले लो ना डिफरेंट, क्या फर्क पड़ेगा, अपन को बहुत सारे एल्केन मिल जाएंगे, बट उनको सेपरेट कैसे करोगे, which is difficult to separate, अपन उनको सेपरेट भी करना पड़ेगा, difficult to separate by fractional distortion, उनको सेपरेट भी करना पड़ेगा। तो जब सेपरेट क्यों करना, मतलब क्यों फालतू में डिस्टिलेशन वगैरह पर यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। तो एक बार रिएक्शन बता दो आप कैसे, मान लो मेरे पास ऐसे है, एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरी मर्जी में तो सर अलग अलग ही होगा, ये लो 2 सोडियम एक में CH3Cl लूंगा, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, और ड्राई ईथर भी लिखा मैंने, तो क्या दिक्कत है, अलग अलग लेंगे, दोनों को ज्वाइन करके बना दो। अपन कहेंगे देखो मेरे पास ना CH3 CH2 रेडिकल भी बनेगा और CH3 रेडिकल भी बनेगा, 2 टाइप के रेडिकल बनेंगे। तो अब आएगी प्रोबेबिलिटी की बात, अगर ये वाला रेडिकल इसी वाले रेडिकल से रिएक्ट कर गया तो ये बन जाएगा, ये वाला रेडिकल इससे रिएक्ट कर गया तो ये बन जाएगा, और ये वाला रेडिकल अगर इसी टाइप के रेडिकल से रिएक्ट किया तो फिर ये बन जाएगा। लो अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करें क्यों, राइट, तो अपन उसको बता देंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है कि जब उनके क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हो तो उनको सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करता है, लार्ज डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो डायरेक्ट डिस्टिलेशन करता है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, उसको छोड़ नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी मतलब इस टाइप का अगर इस टाइप से रिएक्ट किया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों आपस में, दैट इज व्हाट आई मीन बाय द प्रोबेबिलिटी। आप रोक थोड़ी सकते हो किसी को रिएक्ट करने से, तो अपन रोक नहीं सकते। मतलब मैं 2 इस टाइप के ले सकता था चलेगा, 2 इस टाइप के ले सकता हूं चलेगा, लेकिन अलग अलग नहीं ले सकता क्योंकि वी गेट डिफरेंट। तो फिर तो अपन कहेंगे इसका मतलब है कि अगर ये डिफरेंट नहीं हो सकता तो ऑड नंबर वाले नहीं बना सकते इस मेथड से, नहीं बना सकते इस मेथड से, इसका लिमिटेशन। ऑड नंबर वाले, जिन हाइड्रोकार्बन में ऑड नंबर ऑफ कार्बन हैं वो इस मेथड से नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो इवन नंबर ही तो बनेगा भाई। ऑड नंबर तो तब बनेगा जब इसमें इवन हो, इसमें ऑड हो तो ऑड बन सकता है। अब अगर दोनों में इवन है या दोनों में ऑड है तो इवन नंबर के प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हाइड्रोकार्बन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दैट इज एल्केन। एल्केन की बात करें, एल्केन विथ odd number of carbon atom cannot be prepared by this method. वो नहीं कर सकते, और ये इसका लिमिटेशन हो गया। दूसरा, we cannot prepare मीथेन बाय दिस। कैसे बनाएंगे CH4? भाई अगर 2 अल्काइल हैलाइड होंगे ना, कम से कम 2 कार्बन वाला ही एल्केन बन सकता है भाई। एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। मीथेन कैसे बनाओगे? 1 कार्बन वाला एल्केन कैसे बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर R गिवन है तो इसमें सबसे छोटा R क्या होगा? CH3।
तो अगर CH3 और CH3 लोगे तो भी आपको दो कार्बन एटम तो मिलेंगे, एक कार्बन वाला आप नहीं बना सकते। इसको HCl नहीं ले सकते ना, RH थोड़ी होता है, कैसे लेंगे अपन HCl? नहीं सकते। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। इसके तो काफी लिमिटेशन थे यार, दिस मीथेन नहीं बना सकते और ऑड नंबर वाला नहीं बना सकते इस मेथड से। ये वुड्स रिएक्शन, इससे अपने स्कूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इनफैक्ट मेंस के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, स्कूल के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और मेंस के भी सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा B1 from alkyl element, reduction of alkyl elements। अब एल्काइल हैलाइड वापस वैसे ही लिख लेते हैं जैसे अपन रिडक्शन में कहते हैं, अपने पास RH है, ये डायरेक्टली अपन जिंक के साथ रिएक्ट करके और एसिड में हीट करते हैं, जिंक और एसिड ले लेते हैं, तो ये अपन को RH बना देगा प्लस ZnX बना देगा। X इज हैलोजन, मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड को, सेकंड पॉइंट कौन सा सेकंड पॉइंट है ये वाला, कुछ नहीं, अगर अपन अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेते हैं ना, ये इथाइल क्लोराइड है, टू डिफरेंट अगर एल्काइल हैलाइड लोगे ना तो अपन को मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा। अगर एल्काइल हैलाइड अलग अलग ले लोगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिलेगा। एक्स भी सेम होना चाहिए, एक्स डिफरेंट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स कैन बी डिफरेंट, ये Br है ये Cl है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं एक्स कैन बी डिफरेंट। अरे ये तो अपन जितना पढ़ रहे हैं ना, अब ध्यान, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, इतने से अपना मेंस भी हो जाएगा है, अपन जब पढ़ेंगे ना तो धूम मचने वाला पार्ट होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि अपन को रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है वो पता है, वो सारी चीजें अपन को पता होती है। तो अभी तो ठीक है, अपन को स्कूल में ज्यादा नहीं मिलने वाला है सब की अलग अलग है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में आए पूछ लो, मुझे क्या है, एक सेंटेंस ही तो बोलना, हाँ ना ही तो बोलना। आपने पूछा एक्स अलग अलग हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, हो गया, तुमने कहा था हो सकते हैं मतलब हो गया। इधर करने के भाई कोई भी अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपन कहेंगे हमारे पास ऐसे है, सर आप बताओ, ये मेरे पास प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है, 1 प्रोपाइल क्लोराइड लिख लो, 2 लिख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको जिंक के साथ रिएक्ट करो और कोई भी एसिड ऐड कर दो, चाहे HCl ले लो या वीक एसिड ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, आप कोई भी एसिड ले लो, मेरे पास प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। इसमें हाइड्रोजन मैंने ऐड कर लिया और जिंक के साथ मैंने ZnCl बना दिया, हो गया मेरा प्रोडक्ट, जो मर्जी चाहे करो। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बेंजीन को इंक्लूड नहीं करना चाहता, पता, लेकिन चल लिख लेते हैं, अच्छा दिमाग में, लेकिन मैं बेंजीन को इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बेंजीन को इंक्लूड नहीं करूंगा, इसको जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो अपन एसिड, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ कौन सा, जो एल्काइल हैलाइड से अटैच है, मतलब CH2 कार्बन चेन से अटैच है वो रिड्यूस होता है, तो बस वो रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस नहीं होगा जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। बेंजीन वाला कंपाउंड अलग होता है, इसलिए एरोमेटिक करके अलग से टॉपिक दिया होता है कि भाई आपको एरोमेटिक का अलग से कंपाउंड पढ़ना, तो वो अपन पढ़ेंगे। बट एक छोटा सा पार्ट अपन ने लिख लिया कि चलो बेंजीन से अगर कोई हेलोजन अटैच है सर, तो उसकी अलग केमिस्ट्री होती है, बेंजीन से जो रिएक्ट अटैच होते हैं उनकी अलग केमिस्ट्री होती है, उनको अपन को वो नहीं करना। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता ना, मैं इसको अगर निकल से रिएक्ट करूंगा, नो रिएक्शन, तो अभी तो आप कह रहे थे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाए, नहीं बेंजीन वाले रिड्यूस नहीं होते,
हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ब्रेक करो रेजोनेंस। तो ब्रेक कर दो रेजोनेंस। अगर सिर्फ ऐसे लिखोगे तो नहीं लिखोगे। आप हाई टेम्परेचर लिखो, उसका रेजोनेंस ब्रेक करो, उसके बाद रिड्यूस करो। वो अलग प्रॉपर्टीज है रिड्यूस करने का। एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं। तो अगर अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड इजीली रिड्यूस नहीं होते। आपको टेम्परेचर चाहिए, विदाउट टेम्परेचर में रिड्यूस नहीं लिखूंगा। तो बेंजीन वाले पार्ट में अभी अपन कुछ भी नहीं करने वाले। वो मैंने दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैं बेंजीन वाला पार्ट नहीं लिखूंगा, अवॉइड करूंगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं लिखूंगा। जब एरोमेटिक आएगा तो अपन उसको लिखेंगे, क्योंकि तब तक अपन काफी कुछ सीख चुके होंगे। ठीक है, काफी कुछ अपन को पता होगा कि ये करना है, ये नहीं करना। मोस्टली आप ये अज्यूम कर लो कि जो सर ने बताया है मैं वही करना है, जो नहीं बताया वो नहीं करना है। सीधी बात। अब मैं थर्ड मेथड लिखूंगा, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर वीडियो ऑफ हो गया है। वीडियो ऑफ हो गया? तुम लोगों ने किया होगा, मैंने तो किया ही नहीं। नहीं सर। अरे अरे आपने आप बार बार बंद हो जाए। अरे तुम लोगों ने हैक किया होगा, कुछ किया होगा। ऑन नहीं हो रहा। हाँ हो गया हो गया हो गया लगता है। हाँ हुआ सर। हाँ अब क्या था, इधर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपन को पता है क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब फ्रॉम अल्काइल हैलाइड का ही पार्ट है। कैसे? कुछ बोल रहे थे? सर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड का ही पार्ट है या दूसरा मेथड है अब ये अपन ने 3 लिख दिया। वो अल्काइल हैलाइड तो बी किया था अपन ने। पहला वाला अल्काइल हैलाइड अपन ने वुड्स रिएक्शन से किया था। हाँ सर हाँ। थर्ड मेथड पे आ गया, नेक्स्ट मेथड हो गया डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। फिर तो बड़ा अच्छा है। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अपन रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। तो इसमें अपन बताएंगे डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब अपन इसको हटा देंगे, इसको हटा दिया तो बचा क्या? RH बचा, वही एल्केन। लो भाई हो गया। और जो CO2 होगा वो NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बना। लो भाई हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर इस रिएक्शन में ना, डीकार्बोक्सिलेशन में, where NaOH is catalyst and calcium oxide is dehydrating agent. यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे यूज हो रहा है, क्योंकि ये बेस था और ये एसिड था, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसमें जो वाटर बना था ना वो इसने एब्जॉर्ब किया। लिखा अपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट में, तो उसमें पानी नहीं रहेगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है। मिक्सचर ऑफ NaOH plus calcium oxide is called soda lime. इसको अपन सोडा,
दैट इज कॉल्ड सोलर। तो ये हो गया Na2CO3 इसलिए ना, CO2 को अगर रिएक्ट करोगे Na2CO3 के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन बनेगा, बना दो। सो Na2CO3 प्लस H2 बन जाएगा। ये लो, NaOH is a catalyst. Calcium oxide is a reactant. लिखा ना, NaOH is a catalyst, CaO is a dehydrating. इसके अलावा अपन से कुछ नहीं पूछेंगे। किसी भी टाइप से अगर CO2 लिखा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा और हमने ये कॉम्बिनेशन लिखा, CO2 को हटा दो। किसी भी टाइप से लिखो, अपन कहेंगे सर मेरी मर्जी बता सर, बताओ क्या बनेगा? तो अपन कहेंगे ठीक है, CO2 को हटा दो, प्रोपेन बन गया। CO2 को हटा दो। ये आपका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट मेथड अपन लिखेंगे, नेक्स्ट मेथड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से है, लेकिन वो एक नेम रिएक्शन जैसे है, अपन इसलिए उसे नेम रिएक्शन जैसे लिखेंगे। तो अपन फोर्थ मेथड लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में, अच्छा आप मतलब इस पार्ट को ध्यान रखा करो, जैसे ये कॉमन पार्ट लिखते हैं कैसे भाई, आपने जैसे सर यहाँ पर लिखा RH, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ऐसे, तो अपन को CO2 हटाना है। अच्छा अच्छा, CO2 हटा दो, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 हटाओ। कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, अपने पास सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका करेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्वस सॉल्यूशन। इसका करेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइसिस पानी में, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन कहेंगे सर अपन को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कैथोड एनोड की बात हो रही है, राइट? तो अपन इसको क्या बनाएंगे, अपन R एल्केन बनेगा, इसके 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स CO2 भी निकलेगा, 2 मोल्स NaOH भी बनेगा और 1 मोल H2 भी बनेगा। ये दोनों एनोड पे बनने वाले हैं और ये कैथोड पे बनने वाला है। एट एनोड एल्केन इज फॉर्म्ड, तो एल्केन फॉर्म्ड होगा एनोड पे, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ठीक है, अपन कोई भी कंपाउंड ले लो आप, मान लो अपने पास R अपन ने डिसाइड कर लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास R गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, 2 मोल्स लेने होते हैं इसको, और वाटर ले लेता है इलेक्ट्रोलाइसिस और बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो एल्केन है ना अपने पास, ये वाला, ये 2 आपने 2 R को ज्वाइन किया, तो मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये बन गया एनोड। याद रखना अपन से एनोड और कैथोड पे कौन कौन से गैस लिबरेट होते हैं वो ज्यादा पूछते हैं, रादर देन की प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 कहां बनेगा, H2 कहां बनेगा, ये अपन से ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस में। ये दोनों बनेंगे एनोड पे, इसलिए मैंने इसको लिखा है ऐसे, और ये दोनों कैथोड पे।
ये अपन से सर ज्यादा एल्किन एनोड पे क्यों बना? वो मैकेनिज्म के हिसाब से रिएक्शन आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो किया था अपन ने। इलेक्ट्रोलाइसिस अपन को पता है, आप कैथोड और एनोड लिखोगे, ये एनोड है, ये कैथोड है। इसमें ना आरसी डबल बॉन्ड ओ था, Na पॉजिटिव था और वाटर था। जब आप इसका इलेक्ट्रॉन देते हो ना तो वाटर डिपॉजिट होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो मेरे पास कैथोड रिएक्शन है था, H2O ने इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बैलेंस करना होता है, अपन को याद है, अपन ने ऐसे लिखा ये लो OH बन गया। तो जो OH यहां बनेगा ना वो 2 सोडियम के साथ NaOH बना देगा। इसने NaOH बना दिया। OH एनोड कैथोड पे ही तो बना, इसलिए अपन ने कैथोड पे लिखा NaOH। अब अपन एनोड की बात करते हैं। आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो, इसलिए मैं इसका इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा तो इससे रेडिकल बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये कार्बोक्सिलेट रेडिकल है, रेडिकल है जो कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, अनस्टेबल होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोक्सिलेट रेडिकल कभी भी बनेगा ना, वो फट से CO2 निकाल देगा और बनेगा क्या, इसको होमोलिटिक फिजन से ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बना के CO2 निकल जाएगा और R रेडिकल बन जाएगा। ये R रेडिकल दूसरे R रेडिकल से अनदर R रेडिकल के साथ बना देते हैं। मैंने बनाया, इधर रेडिकल बना था तो मैंने इसलिए तो इसको ऐसे लिखा रेडिकल प्रोबेबिलिटी, पहले बताया मैंने। तो यहां पर क्या रिएक्शन हुआ, H2 लिबरेट हो गया और OH बन गया, तो इसके साथ NaOH बन गया। इधर क्या हुआ, CO2 लिबरेट हुआ और जो रेडिकल अपना एनोड पे बना था उसी से आ रहा था, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा। ये प्रिपरेशन मेथड है एल्केन के। नेक्स्ट टाइम अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ेंगे और एल्केन शुरू करें, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन और एल्केन को शुरू करेंगे, ठीक है। और अपन एल्केन को शुरू करेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। चलो तो फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। बाय बाय सर। चलो बाय थैंक बाय। यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।